So, what good evening, everyone. Myself, Dr. Mansi Patil from Kolhapur. I am your host for today. I welcome you all on behalf of Ignited Minds by PHF to this wonderful series of learning Guruji ke Saath Gurwar that we started on 2nd June 2022 under the mentorship of our Guruji Dr. Liaquat Namule sir. So friends, this is our 68th lecture and we are blessed to have today's speaker once again, Dr. Promila Nehra Madam from Punjab. So here is little introduction about Madam. Madam has passed her medical college from Lord Mahavira Homeopathic Medical College, Ludhiana. She is founder and president of the homeopathic group that is DARE. She is practicing homeopathy since last 25 to 26 years. And she is working as a homeopathic consultant in allopathic hospital. First, she was working at Raghunath Hospital, and now she is working in Durga Mandir Hospital. She runs her own homeopathic clinic as well, that is Nehra Homeo Clinic. So, friends, we are blessed. As I said earlier, Promila Madam deals with pathological cases. So, let us get benefited from this aspect of homeopathy, how she deals with the cases, pathological cases especially, and let us learn with Madam. So, let us welcome Madam with a huge round of applause. Welcome, Madam. Over to you. Welcome. Thank you, Mansi. Welcome, ma'am. हेलो एवरीवन। मानसी, मेरी आवाज आ रही बेटा? जी मैम। ओके, हेलो एवरीवन। आज हमारा सेकंड टाइम भाई ने हमको इनवाइट किया है, तो अच्छा भी लगता है। और उन्होंने बोला है कि लियाकत भाई ने कि अच्छा रिस्पांस आया है हमारा। तो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से वही बात कि हम जैसे माइंड को फॉलो करते हैं, फिजिकल्स को फॉलो करते हैं, संकरण मेथड या कोई भी मेथड हम जब फॉलो करते हैं वो हमारी समझ के अनुसार होता है ना। जितना हम समझ सकते हैं हम उस चीज को फॉलो करेंगे तो वो ज्यादा बेहतर है। हमें उसमें रिजल्ट्स मिलने चाहिए हमारी प्रैक्टिस में। जरूरी नहीं है कि मेरे को संकरण आना जरूरी है, मुझे वजेकर आना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे समझ तो हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए ना कि हाँ ये लोग ऐसे करते हैं तो इनको रिजल्ट्स आते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मेरे मेथड के अनुसार सॉर्ट आउट नहीं हो सकते, तो मुझे वो अगर ज्ञान होगा कि कौन सा मेथड यहाँ पे बेस्ट होगा तो मैं उस बंदे को अप्रोच कर सकती हूँ। अगर हम साथ मिलके एज ए टीम वर्क करते हैं तो मैं उसको अप्रोच करूंगी, तो उससे हेल्प भी लूंगी कि हाँ इस केस में ये था, मुझे गाइड करो, मुझे कैसे देखना है या कैसे इसमें अंदर जाना है इस केस के अंदर, तो मुझे एंट्री पॉइंट्स मिलेंगे उस केस के अंदर जाने के। मेरा प्रोसेस क्या है कि मुझे अक्सर लोग बोलते हैं कि आप थेरापेटिक हो, मुझे ऐसे लगता है कि मैं फिजिकल्स ज्यादा ध्यान से देख सकती हूँ माइंड से। ये नहीं होता कि हम माइंड नहीं करते हैं, माइंड करते हैं, लेकिन जिस तरह से आप लोग अच्छे से पकड़ पाते हो मुझे वो मुश्किल लगता है। हाँ समझ आती है कि हाँ ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो मुझे उसको फॉलो करना, उसको प्रोसेस में लेना वो मेरा डिफिकल्ट पाथ है। तो जो मेरा पाथ इजी लगता है मुझे, मैं वो आपसे शेयर करूंगी। जैसे मैं पैथोलॉजी केसेस बहुत अच्छे से देख सकती हूँ, तो वो मेरा रास्ता है, वो मुझे मेरा प्रोसेस है, मुझे अच्छे से समझ आया तो मैं उसमें आगे बढ़ी। इसके साथ मैं एग्जांपल दूंगी कि हम माइंड और फिजिकल को अगर साथ जोड़ते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जब आप थेरापेटिक देखते हो या आप फिजिकल जर्नल्स पे रहते हो तो आप एक छोटा सा एरिया ही आप कवर कर पाते हो, तो आपको टोटल जो है पूरी बॉडी स्ट्रक्चर है या टोटलिटी है आप उसको लूज कर देते हो। मुझे ऐसा नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि जब आपकी नजर, आपका विजन स्ट्रीक हो, है ना, आपका तीर पूरे ठिकाने पर लगता हो, तो आपको जरूरी नहीं होता कि आपको पूरी टोटलिटी या पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर आपको देखना है। डिपेंड्स अप टू यू कि किस तरह से हम उस केस को लेते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। हम एक वर्ड पढ़ते हैं डिस्टेंट पेन्स, सिंपली पढ़ते हैं ना कि जैसे पेशेंट को लीवर का कुछ इशू हुआ और लीवर राइट में है, हमें मालूम है कि लीवर में कुछ प्रॉब्लम है, हमने यूएसजी करवाया, उसके गॉल ब्लैडर में कुछ इशू आया, लीवर हेपेटोमेगाली है, लेकिन पेन उसको लेफ्ट लेफ्ट में हो रही है जबकि उसका स्प्लीन बिल्कुल ओके है। तो वो क्या है, हर बार मरीज हमको
ये बोलता है कि मेरे तो लेफ्ट में ही पेन होती है, मुझे राइट में कोई इशू नहीं है। तो वो क्या है, डिस्टेंट पेन। डिस्टेंट पेन्स हम अगर ढूंढते हैं तो ब्रायनिया में बहुत ही अच्छा रिजल्ट उसका मिलता है। अगर ब्रायनिया में देखो तो ब्रायनिया में डिस्टेंट पेन्स है। अगर हम फिजिकली देखते हैं तो ब्रायनिया फिजिकल जर्नल्स में डिस्टेंट पेन्स को लेके चलेंगे तो दैट इज वेरी गुड। और अगर हम इसको देखें कि इसका माइंड छूट गया, तो कैसे छूट गया? अगर फिजिकल इतना स्ट्रांग वहां पे है तो उसका माइंड कैसे हम छोड़ सकते हैं? तो माइंड में क्या ये डिस्टेंट एरिया वाला कुछ नहीं आएगा क्या? ब्रायनिया प्लांट को अगर देखो, उसकी रूट और उसका फ्रूट दोनों में देखो कितनी दूरी है, कितना गैप है, इसीलिए तो उसमें होम सिकनेस है। आप माइंड पे काम करते हैं ना, तो आपको पता होगा कि होम सिकनेस में ब्रायनिया कितना ऊपर पड़ी हुई है ना। और अगर उसमें हम डॉक्ट्रिन में जाके देखते हैं कि फ्रूट और रूट जब दूर है तो ऑब्वियस है होम सिकनेस रहेगी, एक डिस्टेंस बढ़ता है। तो पेन्स में भी वहां पे उतनी ही दूरी, वो ही सब कुछ दिखता है हमको फिजिकल जर्नल्स में भी, है ना। इसके साथ मैं ये बताऊंगी मेरे सब्जेक्ट का, जैसे आज इन्होंने बताया कि डिजीज नॉलेज हमको क्यों जरूरी होती है। हम सिर्फ माइंड पे काम करते हैं, तो हमें कोई सामने वाला अगर डिजीज के बारे में बात करता है तो हम कई बार ऐसे लगते हैं यूजलेस डॉक्टर्स हैं या हमें नहीं समझ में आ रहा है। हमारे होम्योपैथी में बहुत सारे पैटर्न्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं। माइंड, फिजिकल्स, संक्रंस, अलग अलग ऐसे रास्ते हैं जिसके थ्रू हम जा सकते हैं। जब हमारा कोई सब्जेक्ट वीक हो या हमें पूरी तरह से उसका समझ ना हो या उसको समझना ना चाहते हो तो हमारे नुकसान भी होते हैं। जैसे मैं ये एक रिसेंट एग्जांपल बताती हूँ पेशेंट की। किडनी इज नॉट, राइट किडनी इज नॉट विजिबल, उसमें आया हमारे यूएसजी में, है ना। तो आई वाज शॉक्ड के 3 महीने तक तो, 3 महीने पहले तक तो किडनी बिल्कुल ठीक थी। तो ये राइट किडनी गई क्या? ये इंसान गरीब भी है, कहीं किडनी बेच तो नहीं आया? जब हमने देखा किडनी बेची नहीं थी। जब रेडियोलॉजिस्ट से हम बात करते हैं तो क्या मिलता है हमको? मरीज को गैस थी, ठीक है, इस वजह से किडनी नहीं देख पाए हम, वो ऑब्जर्व नहीं हो पाई। तो अगर हमको सब्जेक्ट की समझ है कि क्या गैस बनने से कोई ऑर्गन ओवरशैडो हो जाएगा, हमको भी तो पता होना चाहिए ना कि हमको क्या बताया जा रहा है। आप रिवर्ट मत कीजिए, आप उसको वापस मत कीजिए, आप आर्ग्यू मत कीजिए, लेकिन वी शुड नो कि क्या जो आर्ग्यू हमें दिया जाता है या जो हमारे साथ कॉन्वर्सेशन की जा रही है, क्या वो सही है या गलत है। अगर हमको नॉलेज होगी उस सब्जेक्ट की। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि क्या गैस की वजह से हमारा कोई ऑर्गन ओवरशेडो होता है? कितने हम यूएसजी करवाते हैं, क्या किसी केस में ऐसे दिखता है? अगर गैस बनती है तो हमें क्या बोला जाता है कि बावल गैस, रिटर्न आता है आपके यूएसजी में ना। तो ओवरशेडो किडनी कैसे हो सकती है? गैस बनती है तो क्या ओवरशेडो हो जाएगा? पैंक्रियास हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। गैस कहाँ बनती है? क्या एंडोमेट्रियल सिस्ट आपकी ओवरशेडो हो सकती है? वहां तक नहीं जाएगा ना। तो सब्जेक्ट का नॉलेज, डिजीज का नॉलेज, हमारे बॉडी पार्ट्स का नॉलेज होना हमारे लिए जरूरी है। हम अपने मरीजों को इजीली समझ सकते हैं। आप मत जानिए, फिजिकल जर्नल्स पे काम मत कीजिए, लेकिन नॉलेज ऑफ डिजीज होना, नॉलेज ऑफ योर ऑर्गन्स होना, ये बहुत जरूरी है। एनेटमी का पता होना, कौन सा ऑर्गन कहाँ है, उसकी नर्व रूट्स, उसका सब कुछ किधर को जाता है। एटलीस्ट हमें बेसिक्स हमारे क्लियर होंगे तो हमारी प्रैक्टिस और इजी हो जाती है। ये तो मैंने बेस आपको दिया है। इसके साथ हम एक केस सिंपल सा शेयर करने जा रही हूँ वेरिकोसिटी का। मानसी देना बेटा पिक्चर। वेरिकोज का मैम। हाँ जी बच्चे। दिख रहा है? हाँ जी मुझे दिख रहा है। यस मैम। हाँ जी, ये देखिए मैंने पिक्चर्स में नंबर 1 2 3 4 5 मार्क मार्क करे हैं। ये पहली पिक्चर नंबर 1 जब हमारे पास ये केस आया है, पुराना केस है। तो आप देख सकते हो कितना ब्लू है और कितना एलिवेटेड है वो वेन्स।
नजर आ रहा है सबको? वेरिएशन देखिए, सेकंड, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पिक्चर। बीच बीच में पिक्चर्स मैंने मिस करी हैं, लेकिन ये मेजर पिक्चर्स हमको आपको दी हैं। अब सबसे पहले ये देखेंगे, हमें केस समझ आ रहा है कि ये वेरिकोस्टी का है ना, वेरिकोज वेन्स हैं। वेरिकोज वेन्स होती क्या है, थोड़ा सा एक सुपरफिशियल उसको देखते हैं। क्या है, लार्ज वेन्स हैं, सोलन हो गई हैं, और क्या है, ये लेग्स और फीट में ज्यादातर हमको मिलती है। ठीक है, और होता क्या है इसमें, जब वेन्स के जो वॉल्स होते हैं ना वो प्रॉपर वर्क ना करे, ब्लड उसमें से प्रॉपर फ्लो ना करे, है ना, तभी उसमें पीछे का ब्लड, ऐसे आगे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो पीछे का ब्लड कहाँ जाएगा ना, वेन्स का, वही इकट्ठा होता रहेगा, स्लगिशनेस आ जाती है। और होता कब ये एग्रावेट किससे होता है, स्टैंडिंग से, वॉकिंग से, एक्सर्शन से। मैं आपको बहुत सुपरफिशियल इसका बता रही हूँ। अब क्या है, वेरिकोज, या तो ये जिस तरह से पर्पल वेरिकोज वेन्स हैं। दूसरा आता है स्पाइडर। स्पाइडर क्या है, एक कॉस्मेटिक कंसर्न होता है, कि होता भी पैरों में होता है ज्यादातर, नीज के अराउंड रहेगा, थाइस में आ जाएगा अगर स्पाइडर वेन है। ठीक है, और वो कॉस्मेटिक कंसर्न रहता है, लेकिन वो ठीक हो जाता है, वो ज्यादा चलने से या पहाड़ों में जाने से एग्रावेट होता है तो उसकी रेमेडीज अलग जा जाएंगी। और ये जो पर्पल वेन्स है, ये काफी डिस्कम्फर्ट हमें क्रिएट करती है, जैसे पेन्स रहेंगी, साइज में बढ़ जाएंगी, बहुत ज्यादा स्लगिशनेस आ गई, आगे ऑब्स्ट्रक्शन स्ट्रॉन्ग आ गई है, स्लगिशनेस हो रही है और स्वेलिंग ज्यादा आ गई है, तो क्या होता है, वहां पे होल्स हो जाते हैं अंदर, या फट जाती है, तो सर्जरी ही एक इसका ऑल्टरनेटिव रहता है। सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स हमें कर देती है, और इसका मेडिसिन के बिना इलाज क्या है, मैनेजमेंट में हम क्या करेंगे, सेल्फ केयर इसमें बहुत मस्ट है। जैसे एक्सरसाइजेस, एलिवेटेड एक्सरसाइजेस करनी है। एक्सरसाइज का मतलब ये नहीं हो सकता कि हम भागना शुरू कर दें, है ना, ऐसा कुछ नहीं कर सकते। इसमें एलिवेटेड लेग्स को एलिवेट करके रखना पड़ेगा, और एक ना कंप्रेशन स्टॉकिंग्स आते हैं, टाइट एकदम से उनको टाइट करके रखना पड़ता है। कंप्रेशन स्टॉकिंग्स पहन सकते हैं जो लोग ज्यादा स्टैंडिंग और चलने का काम करते हैं, उसमें रेस्ट इसमें बहुत मस्ट रहता है। जो लेडीज किचन में बहुत ज्यादा काम करती हैं, तो उनको मैं हमेशा यही गाइड करती हूँ कि आप बैठिए बड़े स्टूल पर और लेग्स को एलिवेट करके रखिए, पैरों के लटका के मत रखो। ठीक है, पेन्स बहुत रहता है, इचिंग बहुत रहती है इस पे कई बार कुछ पेशेंट्स। अब इस केस में क्या देखते हैं कि ये लेफ्ट लेग में है, काफ एरिया में। ठीक है, और ये बच्ची 29 ईयर्स की थी। ठीक है मानसी साहब, हाँ मैम। हेलो। हाँ मैम, किसी का ये अनम्यूट हो गया था। ओके ओके, 29 ईयर्स की ये बच्ची आई थी, और ये आए थे मेरे पास अगस्त मंथ में, काफी पुराना केस है ये। और इस बच्ची की दिसंबर में शादी हुई थी। अ, जो इसकी लोकेशन थी लेफ्ट लेग और काफ मसल्स। ठीक है, आपने देखा है सोलन है, ब्लू कलर्स थे। अब हम इसको देखते हैं, बच्चे को हमने देखा कैसे, तो उसको सिंपली कि हाँ आपको जो बात करी वो अपने मॉम डैड के साथ नहीं आई थी बच्ची, अपनी बुआ के साथ आए थे। फैमिली काफी पुअर थी, शादी रखी हुई थी, और बच्ची बहुत एक्साइटेड थी फॉर मैरिज, और इसीलिए वो चाहती थी कि उसकी लेग ठीक हो जाए। ये ये और एक इनोसेंट फेस, इनोसेंट स्माइल के साथ। जब हमने पूछा कि आपको ये प्रॉब्लम कब से है, ये 2 साल से है, तो उसकी बुआ बोलती नहीं नहीं नहीं, ये 5-6 साल से या उससे भी ज्यादा है। तो बच्ची को मैंने पूछा, ये 5-6 साल से है? हाँ हाँ 5-6 साल से है। फिर उसके बाद मैंने पूछा कि आपको पेन रहता है, तो बोलती है कि हाँ मैं काम करती हूँ। तो मैंने कहा बेटा, पेन होता है उसमें काम करते हुए, हाँ जी होता है, कितना होता है, हाँ पेन होता है। ये उसके छोटे छोटे आंसर्स, और आंसर्स देखिए कैसे हैं, 2 साल से। उसकी बुआ ने बोला नहीं नहीं 5-6 साल या उससे ज्यादा। हाँ हाँ 5-6 साल और उससे ज्यादा। कॉन्वर्सेशन देखना किस तरह की है। पूछा मैंने कि आपको पेन होता है काम करते हुए, हाँ जी पेन होता है। आपको रेस्ट पे पेन होता है, हाँ रेस्ट पे। आपको पेन कब होता है, हाँ पेन होता है। ये उसके आंसर से। ठीक है, और जैसे ही उसकी बुआ ने बीच में इंटरप्ट करना शुरू करा, तो मैंने बोला कि नहीं आप उसको बात करें, तो हम बाद में बात करते हैं। तो मैंने उनको पूछा आप क्या करने आए हो, क्या करना है, मुझे शादी करनी है, ये ठीक कर दो।
मेरी शादी आ रही है, इसको ठीक करो। बहुत ही इनोसेंट स्माइल पूरी कॉन्वर्सेशन में। और जब उसकी बुआ भी बात कर रही थी तब भी एक इनोसेंट स्माइल के साथ वो बैठी रही, बिल्कुल शांत। तभी उसकी बुआ ने बोला कि बच्ची हमारी थोड़ी सी सीधी है और हम शादी करने जा रहे हैं। घर में काम बहुत होता है, मॉम और डैड दोनों इसके एक पुअर फैमिली से हैं, लेकिन घर का काम इसको करना पड़ता है क्योंकि दोनों बीमार रहते हैं। ठीक है। जब कॉन्वर्सेशन में मैंने देखा कि बच्ची दिमाग से रिटार्डर नहीं थी, वो मेंटली रिटार्डर नहीं थी बच्ची, लेकिन स्लो लर्नर थी। मतलब दिमाग भी स्लगिश था। और उसको देखो फिजिकल कैसा आया उसका, वेरिकोज वेन। क्या है उसमें? ब्लड का स्लगिशनेस, फ्लो धीरे हुआ, स्लगिश हुआ। यहाँ पर माइंड का सेंटर और फिजिकल का सेंटर, जैसे मैंने आपको ब्रायनिया का बताया था अभी कि डिस्टेंट पेन्स जो हैं ब्रायनिया के कितने इंपॉर्टेंट हैं, है ना। आप हर्निया में भी अगर लोगे ना, अगर किसी को यहाँ पे एपिगेस्ट्रिक हर्निया होती है ना, तो उसका पेन कभी पीछे की तरफ हो जाता है ना। कई बार हम देखते हैं किडनी में स्टोन होता है लेकिन पेन उधर नहीं है, दूसरी तरफ को जा रहा हो। डिस्टेंट पेन्स पेशेंट्स में बहुत मिलते हैं, लेकिन उसके माइंड में भी वही डिस्टेंस, वही होम सिकनेस रहती है तब। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इस मरीज में क्या देख रहे हैं, माइंड में भी सेम स्लगिशनेस, स्लोनेस, जो उसके फिजिकल लेवल में भी वो स्लगिशनेस और स्लोनेस है। वो रेमेडी पिक करनी है जिसके माइंड में और फिजिकल दोनों लेवल्स में स्लगिशनेस और स्लोनेस रहे, डलनेस रहे, तो पेशेंट से जल्दी रिकवर करे। तो जब हम इसको देखते हैं, इसके वीनस स्टेसिस जो है जिसमें पफीनेस हो, पर्पलनेस आए और माइंड स्लो आए, तो मेरे दिमाग में तो उस समय एक ही मेडिसिन आई थी, एस्कुलस। और मेरा एक तरीका है मटीरिया से अंदर जाने का मरीज का ना। मेरा मटीरिया मेडिका काफी स्ट्रांग रहता है। जैसे आप लोग रेपेटाइज केस करते हैं तो मुझे मटीरिया अच्छा लगता है करना। अगर मैं मटीरिया पढ़ती हूँ तो मैं मर्फी में ना एक फोकलोर करके एक अलग स्टैंजा आता है बीच में ना, जब आप पूरा मेडिसिन पढ़ोगे तो उसमें मेडिसिन का अगर आप पढ़ोगे तो कुछ मेडिसिन का एंशियंट टाइम के बारे में, हम उस दवा को किस तरह से यूज करते हैं, ये सब भी बताया होगा। अगर हम उसमें देखते हैं पुराने जमाने में क्या होता था, हॉर्स चेस्टनट, उसका एक्सट्रैक्ट जो होता था ना, वो यूज किया जाता था ब्लड सर्कुलेशन की प्रॉब्लम्स के लिए। जो क्रॉनिक वीनस इंसफिशियंसी होती है ना, वहां पे वो एक्सट्रैक्ट ऑफ हॉर्स चेस्टनट यूज किया जाता था। अब हॉर्स चेस्टनट क्या है? एस्कुलस है, वहां का एक्सट्रैक्ट। और कौन सा वो सब्सटेंस होता था? एस्किन, जो ब्लड को थिन करता था और फ्लो को रेगुलेट करता है, जिसमें एक स्लगिशनेस और एक स्लोनेस एस्किन सब्सटेंस में रहती है। और हम जब एस्कुलस को अगर हम पढ़े, मर्फी से पढ़िए, बोरिक से पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, अगर हम उसकी मेंटल पैथोलॉजी और फिजिकल पैथोलॉजी देखेंगे, दोनों लेवल पर सेम स्लगिशनेस और स्लोनेस, डलनेस रहेगी रहेगी हर सिम्टम में। और अगर हम उसके मोडेलिटीज में देखते हैं तो स्टैंडिंग और वॉकिंग एग्रावेट करती है, जैसे इस केस में कर रही थी। ठीक है। तो यहाँ पे इनको मेडिसिन दिया एस्कुलस 30, रेगुलर ही दिया था, कोई ऐसे नहीं था कि एक दिन दे के बंद करा या सिंगल डोज दे के, नहीं, रेगुलर चला। बीच बीच में पीएल भी गया है लेकिन रेगुलर यही चली है। और ये कोई दिसंबर में इनकी शादी थी, तब तक ये कंप्लीट केस ठीक हुआ है पूरी तरह से। मैंने फिफ्थ पिक्चर जो आपको दिखाई है, आप देखो। मानसी दिखाना एक बार फिर से बेटे। मैम पोटेंसी कौन सी? हाँ जी, पोटेंसी 30 पोटेंसी बेटे। ओके। आप फिफ्थ देखोगे कितना क्लियर है केस। और किस तरह से वो नीचे जा रहा है देखो वेहिकल्स ना। थर्ड में देखो कितना अंदर गया है, फोर्थ पिक्चर में देखो कितना वो क्लियर हो रहा है। ठीक है। अब देखो मेरा तो पोटेंसी सिलेक्शन का ये रहता है हमेशा कि मैं मिनिमम पोटेंसीज यूज करती हूँ, जैसे 30 वाली ज्यादा यूज करती हूँ। मैं हायर पोटेंसीज कम यूज करती हूँ। कब तभी यूज करती हूँ
जिस सिर्फ मेंटल सिम्टम्स लिए हैं मैंने, कोई डिप्रेशन का पेशेंट होता है ओनली, देन अदरवाइज मेरी कोशिश रहती है कि मैं लोअर पोटेंसीज ही यूज करूं। ये केस ब्यूटीफुली ठीक हुआ था और खुद को भी लगा था कि हाँ, और ये केस रेफर्ड केस था, इनको सर्जरी नहीं करानी थी। तो मैं तब जिस हॉस्पिटल में थी वहां पे सर्जन की तरफ से ही भेजा गया था कि आप होम्योपैथी ट्राई कीजिए। तो अच्छा लगता है जब आपको ऐसे डॉक्टर्स याद भी रखते हैं और महसूस भी होता है आपको कि हाँ, हमने कुछ अच्छा करा है। तो नेक्स्ट केस मैं देती हूँ आपको। देना बेटा मानसी। जी मैम। कौन सा करना है? कैंसर वाला देना बेबी। इसमें फर्स्ट में भी है। हाँ जी, आप फर्स्ट वाली पिक्चर दो बेटा, जिसमें 1 लिखा हुआ ना, मार्क हाँ करा होगा जी। 1। हाँ। मैंने 7-8 पिक्चर्स भेजी होंगी, आई थिंक 6-7 ना। हाँ। हाँ जी, ये है सीए का केस। इससे डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताती हूँ, कैंसर्स को देखने से पहले एक चीज दिमाग में हमेशा रखना, ये कहना कि मैं कैंसर को एकदम से क्योर कर दूं, कर सकते हैं हम, वो गलत बात है। कैंसर बहुत बार मेटास्टेट करके वापस आता है, विद इन 2 years, 3 years, 5 years वो वापस आ सकता है, आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन दिखा सकता है। लेकिन आपकी बेसिक रेमेडी अगर सेम रहती है, उसके बाद आप उसके अप्स एंड डाउन अगर ध्यान में रख के आप चलते हो, तो केस सर्वाइव ज्यादा करेगा, लिंगर ऑन ज्यादा होएगा और हेल्दी रहेगा। ठीक है, हो सकता है उसका कैंसर ऊपर नीचे कम ज्यादा होता रहे, लेकिन वो पेशेंट को सफरिंग्स जो आती है ना, वो कम होती। हम एलोपैथी से एग्जैक्ट उसको ऐसे डाइव कराए होम्योपैथी पे, वो भी गलत हो जाता है, क्योंकि वहां पे बड़ी स्ट्रॉन्ग मेडिसिन दी जाती है, तो उसके सारे विड्रॉल इफेक्ट्स आ जाते हैं। जब अगर उससे बोलते हैं कि वो छोड़ दो, वो ना खाए, स्टार्ट ही ना करे, या वो छोड़कर हमारे पास आए ऑलरेडी, वो एक अलग बात है, तब आप उसको उस तरीके से दीजिए केसेस को। लेकिन अगर पेशेंट कोई आपका लेकर वो मेडिसिन लेता हो और फिर उसको आप डाइव करा रहे हो कि आप उसको छोड़कर इधर आ जाओ, वो हमारी बिगेस्ट मिस्टेक रहती है। तो ऐसा मत कीजिए, चलने दीजिए, आप अपने हिसाब से चलिए, तो हम उस केसेस को अच्छे से रिकवर करवा सकते हैं और एक हेल्दी लाइफ दे सकते हैं। ठीक है, ये केस है कैंसर का, मेरे पास आया था अप्रैल 2022, मतलब 1.5 साल होने जा रहा है। ये जो फर्स्ट रिपोर्ट है देखो, मार्क करिए, इसमें रीनल सेल कार्सिनोमा आया, ग्रेड 2 रीनल सेल कार्सिनोमा। तो इनका तब क्या हुआ था, किडनी ना खराब एकदम से होके बस्ट कर गई थी, तो उनको ऑपरेट करना पड़ा था पीजीआई में। तो किडनी को पूरी की पूरी रिमूव करा गया, तो वहां पेशेंट को उस तरीके से सर्वाइव करा गया। सीए के जो डॉक्टर्स हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने उस हिसाब से उनको लिया और पेशेंट ने सर्वाइव भी किया। और उसके बाद नंबर 2 रिपोर्ट देना बेबी। देखना बेटा, ये 2018 की है ये। जी मैम। है ना। हाँ। तो यहाँ पर अगर आप देखते हो, यहाँ पे ये मेटास्टेट होके क्या करा है, लंग्स में डन्यूल्स बने हैं छोटे छोटे। और 2020 में लेफ्ट लंग में प्लूरसी हुई है। नंबर 3 रिपोर्ट देना बेटा। प्लूरसी हुई है 2020 में, नहीं नंबर ये 3 नहीं है ना, हाँ 20 की है। यहाँ पे इनको प्लूरसी हुई है साथ में। ठीक है, अब जब प्लूरसी होती है तो क्या करते हैं हमारे डॉक्टर्स के, उसका पानी, लंग्स का प्लूरसी क्या है, फ्यूजन है ना, वहां पे पानी इकट्ठा हो रहा है लंग्स में। ठीक है, तो क्या होता है कि प्लूरसी में पानी को निकाल दिया जाता है, यहाँ कुछ ऐसी मेडिसिन दिया जाता है कि वो सूख जाए। ठीक है, यहाँ पे क्या करा, उन्होंने पानी निकाला। अब याद रखना, यहाँ पे उन्होंने पानी निकाला है। ठीक है, मैं इस पॉइंट को बाद में लेके आती हूँ। नंबर 4 रिपोर्ट देना बेटा।
ये 4 रिपोर्ट है 2022 नवंबर की। इससे पहले सॉरी मेरी रह गई है अप्रैल की। चलो, ये है हमारी 5 नवंबर 2022 की, जब मेरे पास ये केस चल रहा था। ठीक है जी। इसके बाद नंबर 5 रिपोर्ट दो बेटा। ये फिफ्थ है, 5th 5/1। हाँ, ये देखो, इसमें थोड़ा इसको करना, नीचे वाली लाइन, नीचे वाली लाइन, लास्ट लाइन देखो, उसमें सूडो प्रोग्रेशन आया इसमें, कि मतलब जो फाइब्रोसिस तो बने हैं, उसमें नोड्यूल्स तो हैं, लेकिन उनको वो सूडो प्रोग्रेशन लगी है, मतलब केस प्रोग्रेस नहीं हो रहा प्रॉपर, और उसके शेडोज दिख रहे हैं। ठीक है। अब नंबर 6 में क्या है, नहीं नंबर 6 रहने दो ना, 5 तक ही रहने दो बेटे। ये मैंने आपको मेजर रिपोर्ट्स दिखाई हैं। अब जब ये मेरे पास केस आया है अप्रैल 2022 में, उस समय क्या था, बीपी इंक्रीज था, नोड्यूल्स थे, और इनका एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो चल ही रहा था, जिसमें ट्राइग्लिसराइड्स ज्यादा थे, कोलेस्ट्रॉल क्रेटिनिन 1.4। अब देखना इसमें क्या है, जब भी केसेस कोई आते हैं पैथोलॉजी लेवल के, उसमें आपको क्या देखना है, पहले तो डिजीज को। हाँ जी, हाँ जी, क्या बोले? नहीं नहीं, अनम्यूट हो गया था किसी का। ओके ओके। अच्छा, इस ऐसे केसेस में क्या होता है, सबसे पहले तो हम डिजीज को समझेंगे, उसका पैटर्न समझेंगे, वो क्या कर रही है, क्या है। उसके बाद हम उसका प्रोग्नोसिस, मतलब आने वाले कल में हमारे साथ क्या क्या अप्स एंड डाउन आ सकते हैं। यहाँ पे क्या था, देखो, रीनल सेल कार्सिनोमा था और एक किडनी रिमूव होगी। अब हमारे पास सिर्फ एक किडनी है। ठीक है। और ये केस देखो 2016 में ये हुआ था, लेकिन इससे पहले 2010 में उनमें यूटेराइन फाइब्रॉइड था और यूट्रस निकाल दिया गया। और जब ये मेरे पास आए थे 22 में, 59 ईयर्स के थे। बाहर जाके बोल। इनके करंट फिजिकल्स जो उस समय के थे, राइट साइड में यहाँ पे दर्द होता था, और ये दर्द पीछे की तरफ को जाता था। ठीक है। लेफ्ट साइड होता था लेकिन थोड़ा होता था, स्टिचिंग और शार्प पेन रहती थी। कुछ भी खाना खाते थे उसके बाद इनको एसिड बनता था, और उसका भी पेन इनको रहता था कि मेरे चेस्ट में आ गया। रीनल सेल कार्सिनोमा मतलब एक निकाल दी गई किडनी, दूसरी है। तो ऑब्वियसली डाइटिशियन इनके टच में था, तो उन्होंने बोला हुआ था आपको 3 लीटर पानी पीना है, तो 3 लीटर पानी पीते ही थे, बट थर्स्ट जो थी वो अच्छी नहीं थी। जैसे डाइटिशियन ने बताया उसको एज इट फॉलो कर रहे थे। सर्वाइकल इश्यूज थे, थर्मल दोनों ही था, ठंड भी लग रही थी, उतनी गर्मी। बाजुओं में नमनेस रहती थी और फीट में क्रैम्प्स, कॉन्स्टिपेटेड थे थोड़े। ये इनका उस समय का रिकॉर्ड था। अब हम देखते हैं कि ये एक किडनी पर सर्वाइव कर रहे हैं। अब हमको क्या देखना है कि एक किडनी मतलब सारा बोझ उस पर है, उसी ने आपको फिल्टर करना है। पहला ध्यान, आपको डाइट रेगुलेट करनी होगी। ठीक है। उसका आरएफटी नहीं होना चाहिए, अगर एआरएफ आया तो आपकी किडनी भी साथ में ऐड हो जाएगी। अब ये मेटास्टेट होके कहाँ जा रहा है, आपके लंग्स में, नोड्यूल्स वहां बन रहे हैं। आप अगर रिपोर्ट्स ध्यान से देखोगे तो उसके एब्डोमिनल नोड्यूल्स जो है ना, उसमें भी कुछ लिम्फ नोड्स थोड़े थोड़े इंक्रीज हुए हैं कुछ कुछ जगह पे। अब ये क्या है, जब उनके लंग्स में जा रहा था, और मैंने बताया था उनको बाहर निकाला गया था उसका फ्लूइड ना, उसमें आप ये देख सकते हो, फ्लूइड से अंदाजा लगा सकते हो कि फ्लूइड किस कलर का है। क्रीमिश है, पिंकिश है, रेड है, ब्राउनिश है। तो यहाँ से आप डिजीजेस का भी आपको एक आइडिया हो जाता है कि हाँ हम किसको डील कर रहे हैं। तो यहाँ पे उसका रेड और पिंक नहीं था, जैसे ही वो कलर चेंज करता है, पिंकिश, रेडिश और ब्राउनिश आता है, तो मतलब आरबीसी साथ में आ रहे हैं, तो वो कैंसर मेटास्टेसिस हो गया और मैलिग्नेंसी लंग्स में आ चुकी है। यहाँ पे ये नहीं था, ये क्रीमिश कलर का फ्लूइड लंग से बाहर निकाला जा रहा था। तो ये तो क्लियर था कि वहां पे मैलिग्नेंट कैंसर तो नहीं है, लेकिन नोड्यूल्स हैं हमारे पास। एक
अभी भी हमें पता है कि नोड्यूल्स है, मतलब फाइब्रोसिस तो है ही है। तो किस चीज के बने हैं? इलाज किया जा रहा था जब मेरे पास आ रहे थे, तो उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं आ रही थी, डे बाय डे प्रोग्रेस हो रही थी। तो मैंने जब इसको सर्च करना शुरू करा कि अगर ऐसे फाइब्रोसिस होते हैं तो ये और क्या हो सकते हैं और क्या डायग्नोसिस आ सकते हैं। तो एक डायग्नोसिस अगर आप पढ़ोगे, आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस में जाओगे ना, लंग्स के फाइब्रोसिस के ऐसे जाते हो, तो आपको सार्केडाइसिस मिलेगा, एक सार्केडाइसिस। और अगर सार्केडाइसिस को पढ़ते हो, वहां पे फाइब्रोसिस नोड्यूल्स ये रहते हैं, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज है ये, मेटास्टेट हो जाती है, कैंसर से मेटास्टेसिस होके भी आ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस से भी आ सकता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे उसको, फाइब्रोसिस टीबी के भी तो बन सकते हैं ना, वहां पे नोड्यूल्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सार्केडाइसिस था। अब इसको हमने हमने सोचा है ये सार्केडाइसिस है, हमें कंफर्मेशन कैसे मिलेगी? तो सार्केडाइसिस के टेस्ट हमके करवाने हैं। वो क्या था? ACE, तो वो पॉजिटिव आया है यहाँ पे। अब मैं ये रिपोर्ट देना भूल गई ना मानसी, ये वाली है ना मानसी? जी मैम। एस की रिपोर्ट नहीं भेजी ना मैंने तुमको? नहीं। चलो कोई बात नहीं, एस इसका पॉजिटिव आया देन, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि ये सार्केडाइसिस है, एस हमारे पास पॉजिटिव है। और पेन कैसा है, हम अगर उसको देखते हैं, फिजिकल पेन्स कैसे हैं? शूटिंग एंड शार्पिंग। और अगर मेडिसिन इसकी निकालनी शुरू करोगे तो शूटिंग एंड शार्प पेन कैसे, किस में रहते हैं? फिर से ब्राइनिया फाइब्रोसिस पे बहुत अच्छा काम करती है। लंग्स में प्लूरेसी नोड्यूल्स हो, फाइब्रोसिस हो, नोड्स हो, तो ब्राइनिया बेस्ट रेमेडी है। तो इनकी मेडिसिन हमने स्टार्ट करी, ब्राइनिया 30। और साथ में हमने कल्केरिया फ्लोर 6x में ऐड करा। तो कुछ देर बाद जब हमने नवंबर में कराया, तो ये नवंबर वाला हमने दे दिया नंबर 6 बेटा, नहीं 5/1 दिया ना हमने मेरे ख्याल से। 6 वाला है। हमने हाँ 22 5। वाला दिया हाँ ना, अभी 5 लिखा है। नंबर 4 रिपोर्ट अगर देखते हो तो उसमें वो थोड़ा सा कम था। नंबर 5 में 5/1 में आप देखोगे वहां पे सूडो प्रोग्रेशन थी। तो जो उनको स्टीरॉयड इंजेक्शंस लगाए जा रहे थे, वो उन्होंने वो कर लिए, स्टेप रख लिए कि हम वापस फिर अगर जरूरत लगी तो फिर करेंगे। तो मतलब हमारा पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया अगर हमने होम्योपैथिकली केस को समझ के उनको ट्रीट करना शुरू करा। अब इसके अप्स एंड डाउन तो और भी आगे आएंगे ना, वो रिड्यूस हुए। तो फिर उसके बाद क्या आ रहा है? ये केस सही जा रहा था, लेकिन सडनली क्या हुआ, हम एवरी मंथ इनके टेस्ट करवाते हैं, बीच में इनको लो ग्रेड फीवर रहना शुरू हुआ। वो ब्राइनिया से नहीं कवर हो सकता था। अब रेमेडी चेंज होनी थी, जिसमें फिर से फाइब्रोसिस हो, सार्केडाइसिस हो, ठीक है, कैंसर की एक्सर्शन हो, साथ में लो ग्रेड फीवर जो डेली रहता है, इवनिंग एग्रावेशन होती है, वो रिकवर होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेडिसिन चेंज होती है। तो मेडिसिन अगर ये सारे सिम्टम्स देखोगे तो आर्सेनिक आयोडाइन पढ़ के देखो, आर्सेनिक आयोडाइन वो पढ़ के देखोगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करती है। देन हम ब्राइनिया से शिफ्ट हुए आर्सेनिक आयोड पर विद कल्केरिया फ्लोर 6x, ठीक है जी। बीपी नॉर्मल जा रहा था, सब कुछ नॉर्मल जा रहा था। देन सडनली इनका नवंबर में जो रिपोर्ट ठीक आई, उसके बाद हमको पता चला कि इनका क्रेटिनिन लेवल थोड़ा सा बढ़ना शुरू हुआ। मतलब जो 1.34 पर रहता था, हायर मार्जिन पर रहता था ना, रहना भी था क्योंकि एक ही किडनी काम कर रही है, ठीक है। तो वो अचानक से बढ़ना शुरू हुआ। अब एक चीज और देखो, अगर हमें किडनी को देख रहे हैं, किडनी को हमने सर्वाइव कराना है, तो हमको जो डाइट देनी है, जो नहीं देनी है, वो सार्कोडाइसिस में उल्टा हो जाता है। क्योंकि सार्कोडाइसिस में मसल लूज होता है, वहां पे पेशेंट को प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, और अगर हम प्रोटीन डाइट उसकी बढ़ाते हैं तो किडनी का वर्कलोड बढ़ता है। तो हमने मैनेज कैसे करना है? पानी हम नहीं पिला सकते ज्यादा, डाइटिशियन के हिसाब से 3 लीटर वाटर सफिशिएंट था, लिक्विड डाइट ना। तो हमने मैनेज कैसे करना है? कुछ प्रोटीन डाइट को स्किप करा, जिससे उनको वीकनेस आई, वेट लूज करा, क्रिएटिनिन लेवल, ईल सीरम, सीरम एंगुलरिस, आर साइड के साथ बीच बीच में सीरम एंगुलरिस चली, जिससे क्रेटिनिन लेवल नॉर्मल आया। इसके साथ हमने उनका सीटी एब्डोमेन भी कराया। देखना बेटा, कोई रिपोर्ट है सीटी एब्डोमेन की?
नहीं है मेरे ख्याल से, है ना? नहीं गई, सॉरी। सीटी एब्डोमेन कराया जिसमें उनका किडनी नॉर्मल आया, मतलब किडनी में कोई मेटास्टेसिस नहीं हुआ था, सिर्फ क्रेटेनिन बढ़ा। आफ्टर 4 मंथ्स क्रेटेनिन लेवल अगेन 1.4 पर आया, जो उनका बढ़ रहा था। बीपी कंट्रोल में आया। वापस हम अपने घर आए जी, 8 साइड पे वापस अनकलकेरिया फ्लो, और बीच बीच में जो उनके अप्स एंड डाउन आते रहे वो हमने डील करे, जैसे बीपी बढ़ गया, कभी कभी कुछ हो गया ऐसे। फिर बीच में एक आया उनका पॉइंट कि उनके मदर की डेथ हुई, जहाँ पे वो इमोशनली हर्ट हुई, वीक हुई बहुत ज्यादा। इमोशनली वीक होने से बात बात पर रोना, है ना, और खुद को अकेला समझना, वीक समझना, ये सब चीजें आने लग गई। उसके साथ सफरिंग स्टार्ट हुई। अब सफरिंग्स क्या आई? वो लेटे रहते थे, एक पोस्चर था उनका, आधे लेटे सोफे पे, और उस वीक हो चुके थे। उससे क्या हुआ, ये रिपोर्ट दो बेटा, आगे वाली, नंबर 6। जी। उनकी बैकबोन पर असर आया जब उनके पोस्चर्स गलत हुए। अब देखो, बैकबोन का वीक होना सीए के साथ कोई लेना देना नहीं था, लेकिन सीए यहाँ पे डिस्टरबेंस कैसे क्रिएट कर सकता है? हेलो मानसी। जी मैम, 6 नंबर का डाला हुआ। 7 डालो। तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी। अब 7 नंबर में आप देखिए। अब नंबर 8 डालो, मुझे लगता है उसमें आएगी पूरी ओपिनियन ना। ये हमने एमआरआई कराई, उनकी पूरी स्पाइन की स्क्रीनिंग करवा के, तो हमने उनकी एमआरआई ली। जब भी ऐसे कराओ तो स्क्रीनिंग पूरी स्पाइन की करवानी है, ताकि हमें पता चल जाए कहाँ से बल्ज हो रहा है, कौन सा कर्वेचर ज्यादा हो रहा है, और कौन से वर्टिब्रास ओवरलैप होके आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे अब नंबर 8 रिपोर्ट में देखोगे, यहाँ पे देखो D3 D4 D5 D6, ठीक है। उसके बाद C7 L4 L5, ये सारे उनके खराब हो रहे थे, जहां पे उनको इश्यूज आ रहे हैं। L1 L2 पे भी है थोड़ा, D12 to L1 L2 भी है, L4 5 6 S1 तक डिफ्यूजन है। T1 T2 D3 D4 D5 में भी है। C7 L4 L5 तक सारे ही जा रहे हैं ऑलमोस्ट। देखिए सारे कर्वेचर जो है उसका अपसेट था उनका। अब इसका सीए से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ पर इशू आ सकता है। क्या इश्यूज है? जब हमारी बोन्स आपस में रगड़ेंगी तो एजेस जो है वीक हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस होगा, और वहां पे बोन टीबी और बोन कैंसर होने का खतरा ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे मेटास्टेट कर रहा है केस। अभी तक सीए मेटास्टेट नहीं हो रहा, वो नोड्यूल्स फॉर्म में गया है, नोड लिम्फ नोड्स में अपनी मार कर रहा है। लेकिन अगर बोन कैंसर होता है तो ये फैलेगा एकदम से। तो यहाँ हमको वो भी चीज रोकनी है, और साथ में इनकी जो स्पाइन है उसको सीधा भी रखना है। जितने कर्व्स उनके टेढ़े, ये एंकाइलोसिस का केस बन गया अब, और इसको हमको सीरियसली लेना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम नहीं लेते हैं तो ये प्रोग्नोसिस वर्स्ट प्रोग्नोसिस होगा। और यहाँ पे इनको क्या इशू आ रहा है? ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? यहाँ पे डोर्सल में, और उसकी वजह से ये ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है हर्ट हो रहा है, कमजोर हो रहा है, जिसकी वजह से उनको ये इशू जा रहा है पूरे हाथ तक, ठीक है। जिसकी वजह से उनकी पेन्स आगे तक रह रही हैं, हाथों तक, ये उंगलियां तक उनकी नम हो रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम पीछे का छोड़ते हैं, अपना आर्ट साइड छोड़ देंगे, तो क्या होगा?
हमारे लिम्फ नोड्स छूट जाएंगे, वो बढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर हम आगे ध्यान देते हैं, उसको आगे वाले को छोड़ देते हैं तो पीछे वाले को छोड़ते हैं तो आगे का बढ़ेगा। तो अब हम यहाँ पे मैनेजमेंट का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे हम फिजियोथेरेपिस्ट को ऐड करेंगे साथ में, एक्सरसाइजेस, उनके पोस्चर सही रखेंगे, उनका स्ट्रक्चर, जैसे हम केक लगवा सकते हैं, बेल्ट लगवा सकते हैं, पोस्चर सीधे रखिए, एक्सरसाइजेस, स्मॉल एक्सरसाइजेस, एक इजी एक्सरसाइजेस जिससे वो पोस्चर सही रहने लग जाए और नमनेस कम हो। ये चीजें हम अगर ध्यान रखें तो ये केस इजीली रिवाइव करेगा। ये लेटेस्ट रिपोर्ट थी, इसमें अगर आप देखोगे ना, 8th रिपोर्ट में रेडियोलॉजिकल ओपिनियंस में उन्होंने एक पॉइंट लिखा है कि मीडियास्टाइनल एंड लेफ्ट सुप्राक्लेविकर लिम्फ एडिनोपैथी एंड अबव मेंशन फीचर्स आर इन फेवर ऑफ मेटास्टेसिस। और वहां से वो ये केस जो है सजेस्टेड हिस्टोपैथोलॉजिकल कोरिलेशन, ये लिखा है उन्होंने साफ। केस बोन कैंसर की तरफ को जा सकता है, जो हमको रोकना भी है। और रोकेंगे कैसे? अगर वो बोन्स एक दूसरे को ये ना करें, खराब ना करें, हमारी नर्व स्ट्रांग रहे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? मिथाइल कोबाल्ट देना है जिससे नर्व की मजबूती बनी रहे और स्ट्रक्चर उसका सीधा रखना है। ठीक है, तो मेडिसिन हमने वही पुरानी रखी है, लेकिन मैनेजमेंट और साथ में बीच बीच में अगर उनको कोई पेन होता है तो उस हिसाब से उस पेन को लेकर, जो पेन है वही सिम्टम्स लेके, उसकी मोडालिटीज, उसके कंकॉमिटेंट्स लेके, अप्स एंड डाउन उसके जो भी बॉडी के आ रहे हैं वो हम आरसेड के साथ ऐड करेंगे। और इसमें ऐसे ही कर रहे हैं और ये केस अच्छे से रिकवर भी कर रहा है। एसपी अच्छा है, वेट नहीं उनका नीचे गया है, बीपी ठीक रहता है, और इंजेक्शंस जो स्टीरॉइड्स दे रहे थे पीजीआई वाले उन्होंने वो विड्रॉ करे हैं। तो ये इस केस में जो मैंने ये देखा है कि मुझे लगता है कि ये केस काफी अच्छे से और काफी लंबे टाइम तक सरवाइव करेगा। एनी क्वेश्चन? सीए के केसेस में आपको अप्स एंड डाउन्स के साथ चलने पड़ेगा। जो अक्यूट उसका फेज आएगा सामने, हमको वही देखना पड़ेगा। बेसिक रेमेडी को कभी नहीं छोड़ सकते, उसको छोड़ते हैं तो प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जो सामने आता है उसको भी नहीं छोड़ सकते आप, क्योंकि पेशेंट वहां से ही वर्स्ट होके आगे जाता है। प्रोग्नोसिस को हमेशा ध्यान में रखना, आगे क्या हो सकता है। हाँ जी, कोई सवाल? केस किसका था आज? हाँ जी, हेलो हेलो, किसी को कोई क्वेरी है, पूछ सकते हैं मैम से। पैथोलॉजिकल केसेस को समझने के लिए आप जब मर्जी मुझे कॉल कर सकते हैं, लेकिन खुद भी थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़िए, डिजीज को पढ़िए। जब तक हमें डिजीज का नॉलेज नहीं होगा हम उसको हैंडल करने में भी समर्थ नहीं रहते। ठीक है, डिजीज अगर समझ आती है, हमें पता लगता है कि इसको रेमेडी कितनी देनी है और इसकी मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसको हम मैनेजमेंट के थ्रू जानते हैं। यस मैम, अपने क्रिएटिनिन के लिए कुछ सीरम एंगुलरिस। सीरम हम्म कैसे, मतलब कैसे प्रिस्क्राइब करना है उसको? 30 में रेगुलर। पैथोलॉजी में आप ऐसे नहीं कर सकते ना, हम के एक डोज दे दिया फिर छुट्टी, हाँ। काम नहीं करेगा वो। हम्म। रेगुलर ही देना पड़ेगा। कुछ दिन आप चेक करवाते रहिए, 15 दिन में, महीने में। रिपोर्ट्स को पढ़िए, कोई भी छोटा पॉइंट होता है उसको, आजकल तो गूगल पर बहुत कुछ है, वो पूरी नॉलेज ना दे, 20-30-40% तो हमें नॉलेज देता है ना। अक्सर मैंने जैसे देखा है कि यूएसजी में आता है ना, पेरेंकाइमल चेंजेस आ गई हैं, कॉर्टेक्स में इश्यूज आ गए हैं, तो हम छोड़ते हैं, अरे ठीक है कुछ नहीं है। ऐसे मत करो, उसका आरएफटी चेक कराओ। हो सकता है उसका ब्लड सीरम यूरिया और सीरम क्रेटिनिन बड़ा हो, क्योंकि आप अगर उसमें चेंजेस आई हैं तो कहीं और कुछ हो रहा है उसके अंदर, किडनी के अंदर भाई।
ऐसे केसेस एआरएफ को बहुत अच्छी तरह से चले जाते हैं, बड़े इजीली मूव करते हैं एआरएफ की तरफ को ना, और धीरे धीरे एआरएफ ने सीआरएफ में बन ही जाना है। तो उसको क्यों हम, आप वो पहला कदम क्यों हम छोड़ें? जो पहले कदम पर हम डिजीज को रोक सकते हैं, वो 10 कदम बाद हमें रोकना भी मुश्किल हो जाता है। तब हमारे केसेस सिर्फ मैनेजमेंट पर रहते हैं। हम मेडिसिन नहीं रोक सकते, दवाई देते रहो तो बंदा जिंदा रहता है, तो वहां तक हमने पहुंचना ही क्यों? मैं हमेशा ही बोलती हूँ डिजीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन बेटा? नहीं, शायद किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है। अगर कोई है क्वेरी समझा नहीं पाई, कभी मैं समझा नहीं पाई यहाँ। नहीं नहीं कनेक्ट नहीं कर पाई, समझ क्या हुआ? गए, समझ गए होंगे या शायद। बहुत ज्यादा समझ गए। कुछ तो हुआ है भाई आज। दो चीजें हो सकती है। हम ना मानसी वो अनाउंस कर देना, हमारी नेक्स्ट क्लासेस 1 दिसंबर से हैं। जी। और इस बार हमारा टॉपिक शॉर्ट टॉपिक्स रहेंगे, सिंगल टॉपिक लेके आया करेंगे। जॉइंट पेन्स, किसी भी तरह का जॉइंट पेन, चाहे वो फ्रैक्चर से आया, चाहे ऑस्टियोप्रोसिस से, ये अर्थराइटिस हो गया, गाउट हो गया, तो सिर्फ जॉइंट पेन्स। और शॉर्ट क्लासेस रहेंगी 4 to 5 days ऐसे कुछ। तो जिसको भी जॉइंट पेन्स के बारे में जानना होगा, प्रॉपर उसकी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के हिसाब से, पैथोलॉजी का समझने के लिए, डिजीज के हिसाब से, तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। मेरा नंबर भी मेरी स्क्रीन पर आ रहा होगा। जी जी, आप बाद में भी ग्रुप में भी इंक्वायरी कर सकते हैं, और आपका वो आप भेज दीजिए, डाल देंगे हम ग्रुप हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। में। जी। ओके, कोई सवाल देखो अगर आ रहा है तो। करते हैं। नहीं, हाँ, सवाल सवाल तो किसी का नहीं है, चैट में भी नहीं है, और कोई। ठीक है। Okay, so thank you, madam, on behalf of Ignited Minds by PHF. It was a really wonderful, informative and practical session actually. So disease knowledge क्यों important है, कैसे pathological cases को handle करना है, manage करना है. So it was a really wonderful session. Thank you so much for coming. ये किसी And का we क्वेश्चन are आया था? getting, madam will be available as a series now. So we will be benefited from madam's knowledge. So thank you मानसी, very किसी much. का सवाल आ रहा है, आई थिंक कोई इरफान है। अच्छा, क्वेरी है किसी की? इरफान करके नाम आ रहा था ऊपर, अटेक्सिया के बारे में। अच्छा, इरफान बोलिए। Yes, I want to know that can we cure ataxia completely? एज ग्रुप क्या होगा? क्योंकि कई बार कुछ केसेस ऐसे होते हैं ये कि हम बोल देते हैं हाँ सही हो गया, वो एक रैंडम स्टेटमेंट है ना, कि हाँ Yes, हो ma'am. जाता है। ऐसे नहीं होता कि उसका डैमेज कितना है, किस वजह से है, उसका इमोशनल हेल्थ कैसी है, बॉडी की ससेप्टिबिलिटी कैसी है, उसी हिसाब से ही देखना पड़ेगा। Okay, ma'am. अगर जैसे आप 40 कहते का एज हैं नॉट बैड एज के वो रिकवर ना कर पाए, हम्म, यंग एज है, कोई इतनी ओल्ड एज नहीं है उसकी, मिडिल एज में है, तो हो सकता है कि रिकवर कर जाए। ओके मैम, ठीक थैंक है। यू। एनी अदर क्वेरी? और किसी का कुछ है सवाल? नहीं होगा। मेरे ख्याल से सबको जो जो आपने जो अप्रोच दिया है ना, वो थोड़ा नया है, अलग है अच्छा, तो वो हमारे समझ लिए। नहीं आ रहा। हाँ, तो वो नहीं समझा, लेकिन हाँ इसके जी। ऊपर क्वेरी के लिए जितना नॉलेज चाहिए वो नहीं है, ऐसा लग रहा है यस, सबके। आई एग्री। नहीं, आपके मन में क्या आ रहा है कि समझ आ रहा है या नहीं आ नहीं रहा है, नहीं या वो एकदम समझ से में न्यू आया, लगा? ये अलग अप्रोच है, ये अलग अच्छा जी। अप्रोच है, बहुत बढ़िया सिखाया आप। कुछ समझ आया मैंने बट डीप क्वेरी अंडरस्टैंडिंग क्वेरी अबाउट आने जैसा कुछ रखा ही नहीं था आपने, ओके, बहुत थैंक यू, अच्छे से थैंक यू, एक्सप्लेन किया, थैंक यू बहुत कॉम्प्लीमेंट के अच्छे से लिए। एक्सप्लेन। पर मैंने बहुत इजी और बहुत ही हाँ, इजी सिंपल किया था तरीके से आपने, बहुत इजी teach किया करा है। वो। हाँ, बहुत सिंपल, मैंने बड़े वर्ड्स नहीं बोले, मुझे लगा सब माइंड पर काम करते हैं आप लोग, तो बड़े वर्ड्स ना बोले जाएं, मैंने उसका भी कोशिश करी है ना। जी। Yes, it was quite simplified, quite simplified. I like it. Thank you. थैंक यू।
Okay. Thank you, ma'am, once again. And thank you everyone for joining. Thank you, our Guruji, Liaquat Namole sir. Thank you, my PHF team. And thank you. Keep joining and keep learning. And happy Diwali. Thank you. थैंक यू एवरीवन. दिवाली अच्छे से एंजॉय करना एंड लव यू ऑल. लियाकत भाई को भी बोलना थैंक यू एंड लव यू मानसी.